अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर बेटे, ओपन योर फिजिक्स बुक। अपने लास्ट लेक्चर में बेटे मैं आपको पढ़ा रही थी एप्लीकेशंस ऑफ डॉपलर इफ़ेक्ट। डॉपलर इफ़ेक्ट की एप्लीकेशंस या उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, ये हमने वन बाय वन काफ़ी सारे ऐसी जो है हमने एप्लीकेशंस देखी थी उसकी, कि जिनमें हम लोग डॉपलर इफ़ेक्ट को यूज़ कर रहे थे। हमने देखा कि रिडार यानी कि रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग जो सिस्टम है उसमें भी डॉपलर इफ़ेक्ट यूज़ हो रहा है। दूसरी हमने इसकी एप्लीकेशन क्या देखी थी, सोनर। सोनर क्या था, ये साउंड नेविगेशन सिस्टम था जो बेटे जितने भी जो सबमरीन्स हैं या एंटी सबमरीन्स हैं, जितने भी वेपन्स हैं उनमें यूज़ किया जाता है। फिर हमने देखा कि स्पीड ऑफ स्टार्स और गैलेक्सीज की स्पीड्स को मेजर करने के लिए भी डॉपलर इफेक्ट ही का यूज़ किया जाएगा। उसके बाद एक और एप्लीकेशन भी मैंने आपको पढ़ाई थी जिसको हमने क्या कहा था, रिडार स्पीड ट्रैप, यानी कि डिफरेंट टाइप के व्हीकल्स जो रोड्स पे बेटे चल रही हैं, गाड़ियां हैं, ट्रक्स हैं, उन सब की स्पीड को फाइंड आउट करने के लिए भी ये जो है रिडार स्पीड ट्रैप सिस्टम जो है वो यूज़ किया जाता है, और वहाँ पे भी डॉपलर इफेक्ट ही जो है यूज़ हो रहा होता है। तो बेटे आगे उसी अपने टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे। कुछ एप्लीकेशंस मैंने आपको पढ़ा दी थी, कुछ हम आज स्टडी करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। पेज नंबर बेटे आप अपनी बुक का ओपन करेंगे 166। यहाँ पे पहली एप्लीकेशन आपको दी हुई है सैटेलाइट नेविगेशन। Satellite navigation uses Doppler shift to determine satellite velocity and position, enabling accurate location tracking. सैटेलाइट नेविगेशन क्या होती है बेटे, ये डॉपलर इफेक्ट ही है, यहाँ पे भी यूज़ हो रहा है। और इस यहाँ पे डॉपलर इफेक्ट को हम लोग यूज़ करते हैं टू मेजर द चेंज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडियो सिग्नल्स। रेडियो सिग्नल्स के अंदर उसकी फ्रीक्वेंसी में जो चेंज आता है उसको हम लोग फाइंड आउट करते हैं डॉपलर शिफ्ट के जरिए। आप लोगों को अगर याद हो, जब हमने डॉपलर इफेक्ट पढ़ा था उसके दो केसेस मैंने आपको पढ़ाए थे। उन केसेस में हमने एक फिनोमेना पढ़ा था डेट इज नोन एज डॉपलर शिफ्ट। तो सैटेलाइट नेविगेशन में डॉपलर शिफ्ट जो है बेटे वो यूज़ की जाती है, जिससे हमें किसी भी जो रिसीवर्स है उसकी वेलोसिटी, उसकी एग्जैक्ट पोजीशन, एक्यूरेट लोकेशन जो है उसको इजीली ट्रैक किया जा सकता है। ठीक है, और ये जो पूरा कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट को हम जीपीएस भी कहते हैं। अक्सर आपने देखा होगा ना, हमारे जो मोबाइल्स हैं उन पे भी जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम लगे होते हैं ना, जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम। तो वो जो जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम होते हैं बेसिकली वो नेविगेशन ही के सिस्टम है। उससे हम क्या करते हैं, हम लोग अपनी कोई भी लोकेशन जिसको हमने ट्रैक करना हो ना, उसको हम इजीली ट्रैक आउट कर सकते हैं। हम क्या करते हैं, जस्ट हमारे फ़ोन में एक एप्लीकेशन होती है जिसको हम लोग कहते हैं जीपीएस। उस एप्लीकेशन को हम स्विच ऑन करते हैं, ठीक है, और आपका जो सिस्टम है वो स्टार्ट हो जाता है वर्किंग करना, और आप इजीली किसी भी लोकेशन को जिसको आपने ट्रैक करना हो आप उसको इजीली जो है वो ट्रैक कर सकते हो। और ये सारा का सारा किस एप्लीकेशन के ज़रिए होगा, सैटेलाइट नेविगेशन की जरा। और यहाँ पे जो इफेक्ट यूज़ हो रहा होता है वो कौन सा है, डॉपलर शिफ्ट या डॉपलर इफेक्ट यहाँ पे यूज़ हो रहा होता है। क्लियर हो गया, मैंने आपको सैटेलाइट नेविगेशन में जीपीएस की एग्जांपल देके भी समझा दिया। नेक्स्ट हमारी एप्लीकेशन आती है सैटेलाइट कम्युनिकेशन। सैटेलाइट कम्युनिकेशन आल्सो यूज डॉपलर शिफ्ट compensation ensuring stable communication signal. Doppler radar detect wind velocity and precipitation pattern. Doppler shift help measure earth surface velocity and deformation. सैटेलाइट कम्युनिकेशन में भी बेटे डॉपलर शिफ्ट ही यूज़ की जाती है। यहाँ पे डॉपलर जो है ना, डिफरेंट टाइप के रेडार्स बेटे इंस्टॉल किए जाते हैं। ये रेडार विंड की स्पीड को, यानी कि जो हवा की स्पीड है, विंड की जो वेलोसिटी है और जो प्रेसिपिटेशन है, ठीक है, उसके पैटर्न को रीड करते हैं, और हमें हेल्प मिलती है इससे अर्थ की सरफेस की वेलोसिटी और उसकी शेप में जो चेंज आ रहा है उसको ईजिली हम लोग क्या कर लेते हैं, डिटेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो आप सिंपली इसमें क्या बता सकते हो कि सैटेलाइट कम्युनिकेशन में भी डॉपलर शिफ्ट ही यूज़ की जाता है। और यहाँ पे जो डॉपलर रेडार है बेटे, डॉपलर रेडार होता है, ये क्या डिटेक्ट करता है, ये विंड की वेलोसिटी और प्रेसिपिटेशन का जो पैटर्न है उसको डिटेक्ट करता है। ठीक है, और इससे हमें क्या हेल्प मिलती है, इससे हमें हेल्प मिलती है कि हम इससे अर्थ की सरफेस की वेलोसिटी और डिफॉर्मेशन को मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट एप्लीकेशन आपके पास आती है डॉपलर इकोकार्डियोग्राफी। ठीक है,
कार्डियोग्राफी है, इसका मतलब है कि ये मेडिकल से रिलेटेड है। कार्डियो मीन हार्ट, ठीक है। तो ये यहाँ पे हम क्या है, हम पढ़ते हैं मेजरिंग ब्लड फ्लो वेलोसिटी एंड डिटेक्ट कार्डिक एबनॉर्मेलिटीज सच एज वॉल्व, स्टेनोसिस एंड रिगर्गिटेशन। डॉपलर इकोकार्डियोग्राफी ऑप्टिमाइजेस पेसमेकर सेटिंग। बेटे डॉपलर इकोकार्डियोग्राफी, ठीक है, ये एक इसका काम क्या है, इसका पर्पस क्या है बेटे? इससे हम लोग ब्लड फ्लो, जो पूरी बॉडी में आपका जो ब्लड का फ्लो होता है उसकी वेलोसिटी को जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं, और ब्लड के अंदर पूरा जो कार्डिक है, जो आपका सर्कुलेटरी सिस्टम है, जो आपके हार्ट की वर्किंग है, उसके अंदर जो भी एबनॉर्मेलिटीज़ हैं वो इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, इस इकोकार्डियोग्राफी से हम वो एबनॉर्मेलिटीज़ फाइंड आउट कर सकते हैं। सच है जैसे कि कोई अगर कहते हैं कि हार्ट का वॉल्व बंद है, तो वो वॉल्व अगर बंद है तो हमें कैसे पता चलेगा? वो कब पता चलेगा? जब हम लोग डॉपलर इकोकार्डियोग्राफी, ये एक टेस्ट है, ठीक है, हार्ट का, जब हम ये करेंगे तो हमें जो है हार्ट के अंदर जितनी एबनॉर्मेलिटीज़ हैं वो हम लोग जो है इजीली फाइंड आउट कर सकेंगे। डॉपलर ये जो इकोकार्डियोग्राफी है, इससे हम लोग पेसमेकर बेटे एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट है जो हार्ट के ऊपर लगता है। जिन लोगों की हार्ट की जो एक मतलब है ना, हार्ट की एक मूवमेंट होती है, लब ढब, ठीक है, उसका धड़कना जो होता है, ठीक है, ब्लड का आर्टरीज में जाना और वेन से पूरी, यानी कि जो हार्ट की वर्किंग है, जिन लोगों की हार्ट की वर्किंग में कुछ एबनॉर्मेलिटीज आती है और हार्ट सही तरह से उनका बीट नहीं करता, हार्ट की नॉर्मल बीट को लाने के लिए वहाँ पे क्या किया जाता है, एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट जो है वो आपकी चेस्ट के ऊपर लगा दिया जाता है, बिल्कुल हार्ट के ऊपर। उसको हम लोग क्या कहते हैं? पेसमेकर, उस इंस्ट्रूमेंट को कहते हैं। और ये जो पेसमेकर की पूरी सेटिंग की जाती है ना, इसमें भी जो एप्लीकेशन यूज होती है बेटे वो कौन सी होती है? वो होती है डॉपलर इफेक्ट, ठीक है। डॉपलर इकोकार्डियोग्राफी जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे जो है ब्लड से रिलेटेड हार्ट से रिलेटेड जितनी एबनॉर्मेलिटीज हैं वो इजीली फाइंड आउट जो है वो हो जाती हैं, और फिर हम इजीली डॉक्टर जो है उनका ट्रीटमेंट जो है वो निकाल लेते हैं। लास्ट में जो एप्लीकेशन है हमारे पास आई वो क्या आ गई है? डॉपलर अल्ट्रासाउंड। Doppler ultrasound measure blood flow and calculate cardiac output. Doppler ultrasound detect vascular stenosis and occlusion, ठीक है। Doppler अल्ट्रासाउंड है इंटरनल पिक्चर, ठीक है। डॉपलर इफेक्ट से हम लोग जो कार्डिक है, यानी कि जो हार्ट है, उसका ब्लड फ्लो मेजर कर सकते हैं, उसके जितने भी डिफरेंट टाइप की एबनॉर्मेलिटीज़ हैं, दो नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं, वेस्कुलर स्टेनोसिस और ऑक्लूजन, ठीक है। इन दोनों एबनॉर्मेलिटीज़ का अल्ट्रासाउंड के जरिए जो है वो इजीली डिटेक्ट की जा सकती हैं, फाइंड आउट की जा सकती हैं, ठीक है। तो ये हमने क्या पढ़ ली? हमने डिफरेंट टाइप की एप्लीकेशंस पढ़ ली बेटे, किसकी? डॉपलर इफेक्ट की। क्लियर है गया? इसके एंड पे हमारे पास एक MCQ आपको दिया गया, उसको भी हम पढ़ लेते हैं। द वेवलेंथ ऑफ वन ऑफ इट्स लाइन ऑफ द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ ए फेंट गैलेक्सी आइडेंटिफाइड एज CA अल्फा लाइन फाउंड टू बी 478 nanometer. The wavelength of same line is observed and measured as 397 nanometer in the laboratory. A is the galaxy moving toward or away from the earth. Number B जो है compute the speed of the galaxy relative to the earth. अब हमें गिवन क्या है? पहले हम लोग यहाँ पे क्या मेंशन कर लेते हैं बेटे? गिवन कर लेते हैं। हमें क्या चीज़ दी हुई है? हमें दी हुई है वेवलेंथ, दो वेवलेंथ, एक वो है जो कि ओरिजिनल है और एक क्या है? अपेरेंट वेवलेंथ हमें दी हुई है। वेवलेंथ कहाँ बेटे? वेवलेंथ का यूनिट क्या होता है? नैनोमीटर। एक 478 है और एक कौन सी है? 397 है, ठीक है। इसके अलावा स्पीड ऑफ लाइट आपको पता होती है, वो हमने क्या किया है? नैनोमीटर है ना, तो उसको हमने इंटू 10⁻⁻⁹ कर लिया, क्योंकि नैनो मीन 9, इसलिए यहाँ पे माइनस लिखा। पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा हुआ है कि गैलेक्सी जो है वो अर्थ के अवे मूव करी है या टूवर्ड मूव करी है, आपने फाइंड करनी है ये चीज़। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? हम फाइंड करेंगे फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है? F = C/वेवलेंथ, ये आपने याद रखना है। सिंपल वैल्यूज पुट करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगी? फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। एक सिंपल फ्रीक्वेंसी हमने फाइंड कर ली, एक हम क्या कर लेंगे अब? अपेरेंट फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे। अपेरेंट भी वही लगाएंगे, लेकिन यहाँ पे पहले सिंपल वेवलेंथ की हमने वैल्यू लगाई है, अब हम लोग लैम्डा वेवलेंथ की वैल्यू लगा लेंगे। क्लियर? बाकी वही वैसे का वैसे ही आपने जो है कैलकुलेशन करनी है। ये हमारा क्या हो जाएगा? A पार्ट हो जाएगा, ठीक है।
वेवलेंथ लैम्डा जो है वो ग्रेटर है, ठीक है, वेवलेंथ से, इसी तरह फ्रीक्वेंसी लैम्डा जो है वो लेस देन फ्रीक्वेंसी है। नंबर बी पार्ट में आपने यहाँ पे क्या इक्वेशन यूज़ करनी है, एफ वेवलेंथ इज इक्वल्स टू वी ओवर वी प्लस यू एस एफ, ठीक है। और v जो है आपको पता है किसके इक्वल होता है, v इज इक्वल टू सी, ठीक है, v c के इक्वल है ना। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे c की वैल्यू निकालेंगे। c क्या चीज़ है बेटे, c है स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। तो आपने सिंपल यहाँ पे इसमें क्या कर देना है, आपने वैल्यूज पुट करनी है, वैल्यूज पुट करके तो आपका जो है रिक्वायर्ड बेटे आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया, ये बहुत इजी सा न्यूमेरिकल था। यहाँ पे हमने जो इक्वेशन ये जो हमने यूज़ की है इक्वेशन, ये क्या इक्वेशन है बेटे, ये इक्वेशन है कि जब ऑब्जर्वर जो है वो स्टेशनरी है और सोर्स जो है वो अवे मूव कर रहा है, यानी कि सोर्स जो है वो अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर जा रहा है और ऑब्जर्वर आपका क्या है, स्टेशनरी है, देन इन केस इसमें ये वाली इक्वेशन यूज़ होती है। ये मैंने सारी इक्वेशंस आप लोगों को करवाई हुई हैं, आपने जस्ट यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी है और आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। बेटे चैप्टर हमारा हो गया है कंप्लीट। इस चैप्टर में हमने बहुत सारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़े और बहुत सारे टॉपिक्स के डिफरेंसेस भी मैंने आपको राइट करवाए, ठीक है। आपने जितने भी मैंने आपको एक्स्ट्रा नोट्स यहाँ से बुक्स के अलावा आपकी बुक का जो टॉपिक थे इनसे रिलेटेड जितने भी मैंने आपको नोट्स दिए हैं, आपने सारे के सारे बेटे उनको अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है, ठीक है, उनको आपने भूलना नहीं है। इसी चैप्टर में मैंने कोशिश की थी कि मैं ना सारा कुछ आपको कंप्लीटली जो है वो करवा सकूं। हर तरह के नोट डिफरेंसेस मैंने आपको राइट करवाने की कोशिश करवाई है। उसमें से एक आध डिफरेंसेस जो हैं वो हमारे अभी रिमेनिंग थे, तो अभी मैं आपको बेटे वो भी करवा देती हूँ ताकि हमारे जो है ये चैप्टर ख़त्म हो सके और हम अपने नेक्स्ट पे मूव करें। बेटे मैंने आपको इसमें बहुत सारे डिफरेंसेस राइट करवाए थे। इस चैप्टर में हमने इंटरफेरेंस के देखे, डिफ्रैक्शन के देखते, कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के देखे थे, ठीक है। तो उस कोई एक डिफरेंस है जो कि अभी रहता था, वो मैं आज के लेक्चर में कंप्लीट करवा दूंगी। हम डिफरेंस करेंगे साउंड वेव्स में। यहाँ पे आप लिख लें साउंड वेव्स, WAVES, इसको आप लोग क्या कर लें, अंडरलाइन कर लें बेटे। और यहाँ पे हम लोग क्या लिख लेते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम इनमें वन बाय वन जो है इनके डिफरेंसेस करेंगे। व्हाट आर मेन डिफरेंस बिटवीन साउंड वेव्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इन दोनों वेव्स में क्या डिफरेंस होता है बेटे, ये मैं अब आपको राइट करवाऊंगी। तो लेट्स स्टार्ट, आप मेरे साथ साथ इसको राइट करें। साउंड वेव्स, पहला इसका डिफरेंस क्या है, साउंड वेव्स आर प्रोड्यूस by mechanical vibration, vibrations, क्लियर। जबकि इस केस में हम लोग क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है, EM, इतना बड़ा नहीं लिखना, मैंने सिर्फ EM लिख दिया। EM मीन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है, आर प्रोड्यूस्ड by accelerating ACCL, ये मैंने गलत स्पेलिंग लिख दिए हैं, ACCELE बेटे, LERATING, ठीक है, एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल्स, ठीक है। कभी कभी आप तेज़ी में लिख रहे हो तो स्पेलिंग मिस्टेक्स हो जाती हैं बेटे, वी आर ह्यूमंस नॉट कंप्यूटर और रोबोट्स, ठीक है। तो मिस्टेक्स तो ह्यूमन बीइंग से ही होती है ना, स्पेलिंग मिस्टेक्स हों या कोई और मिस्टेक्स हों, रोबोट और कंप्यूटर ही जो है वो गलतियाँ नहीं करते। तो ये कोई इतनी बुरी बात नहीं है अगर कोई मिस्टेक हो जाए या कोई स्पेलिंग गलत मेरे से भी हो जाए। नेक्स्ट आपके पास जो अगला डिफरेंस आएगा वो क्या आएगा, साउंड waves are created
by musical instrument, speakers, tuning forks, etc. Clear? Electromagnetic waves are created in current carrying wires, और दूसरी चीज़ क्या है, ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। क्लियर हो गया बेटे? नंबर 3 पे हम क्या यहाँ पे राइट करेंगे? नंबर 3 पे साउंड कैन नॉट प्रोपोगेट through a vacuum, जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बेटे travels with the speed of मीटर, ये इसका यूनिट लिख दिया मैंने, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 4 पे आप लोग क्या राइट करोगे बेटे? आप लिखते जाओ साथ साथ। नंबर 4 पे हम लोग क्या लिखेंगे? स्पीड ऑफ साउंड in air increases with temperature। क्लियर? और यहाँ पे क्या आ जाएगा? स्पीड ऑफ EM यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक waves in air is slightly slower than that of in a vacuum। यानी कि इसकी स्पीड पे टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। नंबर 5 पे हम क्या मेंशन कर देंगे? लॉन्गिट्यूडनल साउंड वेव्स आर नॉट लॉन्गिट्यूडनल, जी है बेटे, लॉन्गिट्यूडनल साउंड वेव्स आर नॉट पोलराइज्ड, POLARI, पोलराइजेबल। इस केस में क्या हो जाएगा? EM इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर नंबर 6 पे आप क्या लिखोगे? साउंड वेव्स कैन नॉट एक्साइट एटम्स। इस केस में हम लोग क्या करेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैन एक्साइट एटम्स। क्लियर बेटे? एक डिफरेंस और लिख लेते हैं। नंबर 7 पे हम लिखते हैं, राइट करेंगे, साउंड वेव्स प्रोड्यूस
हेयरिंग, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूसेस सीइंग। ठीक, ये बेटे मैंने आपको क्या करवा दिया, मैंने आपको यहाँ पे कुछ डिफरेंसेस राइट करवा दिए हैं। ठीक है, आपने ये डिफरेंसेस अच्छी तरह से अपनी नोटबुक पे नोट कर लेने हैं, क्योंकि ये आपके पेपर में आ सकते हैं। ठीक है, इनको आपने अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। हमने लिखे डिफरेंस किसके दरमियान में, साउंड वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में क्या मेन डिफरेंसेस हैं वो मैंने आपको राइट करवाए हैं। इनको एक दफ़ा हम लोग पढ़ लेते हैं। साउंड वेव्स आर प्रोड्यूस बाय मैकेनिकल वाइब्रेशन। साउंड वेव्स मैकेनिकल वाइब्रेशन से प्रोड्यूस होती हैं, जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो हैं ये जब चार्ज पार्टिकल्स की एक्सेलरेशन होगी, जब वो एक्सेलरेटिंग फॉर्म में होती है, यानी कि चार्जेस की एक्सेलरेशन से जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। साउंड वेव्स आर क्रिएटेड बाय म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, जैसे कि स्पीकर है, ट्यूनिंग फोक है। इनकी वजह से जैसे आप म्यूजिक सुनते हो तो वहाँ पे जो वेव्स क्रिएट होती हैं वो कौन सी होती हैं, दैट आर साउंड वेव्स। इस केस में क्या है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर क्रिएटेड इन करंट कैरिंग वायर्स, ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। ठीक है, ब्लैक बॉडी रेडिएशंस और करंट कैरिंग वायर्स में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। साउंड कैन नॉट प्रोपोगेट थ्रू अ वैक्यूम। साउंड जो है वो वैक्यूम में प्रोपोगेट नहीं होती, जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रैवल कर लेती हैं उसमें भी विद द स्पीड क्या होगी, उसका यूनिट लिखा हुआ है मीटर पर सेकेंड। फिर हमारे पास आता है नंबर 4, मैंने क्या लिखा था, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इंक्रीजेज विद टेम्परेचर। जो साउंड की स्पीड है बेटे वो जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है उसकी स्पीड भी इंक्रीज होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो हैं बेटे वो अगर देखा जाए, इनका कंपैरिजन किया जाए तो वो साउंड की स्पीड से जो है वो स्लो होती हैं, कम होती हैं। लॉन्गिट्यूडनल साउंड वेव्स आर नॉट पोलराइजेबल। जो लॉन्गिट्यूडनल साउंड वेव्स होती हैं वो पोलराइजेबल नहीं होती, जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो हैं दे आर पोलराइजेबल। क्लियर। नंबर 6 पे क्या आता है, साउंड वेव्स कैन नॉट एक्साइट एटम। साउंड वेव जो हैं बेटे वो एटम्स को एक्साइट नहीं करती, जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो हैं वो एटम्स को एक्साइट कर सकती हैं। लास्ट में मैंने क्या लिखवाया, साउंड वेव्स प्रोड्यूस हेयरिंग। साउंड वेव्स को आप लोग हेयर कर सकते हो, सुन सकते हो, जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को हम लोग देख भी सकते हैं। क्लियर हो गया। ये हमने क्या कर लिया, ये हमने मेन डिफरेंसेस राइट कर लिए किसके दरमियान में, साउंड वेव्स के दरमियान में और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के दरमियान में। क्लियर बेटे, ये हमारे डिफरेंस भी कंप्लीट हो गए और डिफरेंस के साथ ही हमने चैप्टर भी अपना कंप्लीट कर लिया। इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा ये आप लोग कह सकते हो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर था। इस चैप्टर में से बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो पेपर में आते हैं, चाहे वो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हों, चाहे वो लॉन्ग क्वेश्चन हो। बेटे ये चैप्टर आपने बहुत अच्छी तरह से इस चैप्टर को आपने पढ़ना है, कोई चीज़ भी आपने चॉइस पे नहीं छोड़नी। ठीक है, इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा, एक दफ़ा हम लोग सारा इस चैप्टर को समराइज़ कर लेते हैं। हमने इस चैप्टर में पढ़ा वेव्स एंड वाइब्रेशन। वेव्स क्या थी, मैंने आपको शुरू में बताया था कि वेव्स इज अ रेगुलर डिस्टर्बेंस और वेरिएशन दैट कैरीज एनर्जी। ठीक है, ये वेरिएशंस हैं जो कि एनर्जी को कैरी करती हैं। ठीक है, फिर हमने क्या पढ़ा था, प्रॉपर्टीज ऑफ वेव्स। देयर आर 2 मेन प्रॉपर्टीज ऑफ वेव्स। कौन कौन सी थी बेटे, सबसे मेन प्रॉपर्टी जो वेव की है आपके पेपर में भी आ सकती है, वेव्स ट्रांसपोर्ट एनर्जी। वेव्स एनर्जी को ट्रांसपोर्ट करती हैं। दूसरी क्या थी, द एनर्जी ट्रांसपोर्टेशन इज कैरिड आउट बाय डिस्टर्बेंस। ठीक है, कौन सी डिस्टर्बेंस, जो कि इन द फॉर्म ऑफ वेव ट्रैवल करती है। ठीक है, और वेव जो है बेटे उसकी नेचर जो है वो डिफरेंट हो सकती है, वेव डिफरेंट टाइप की हो सकती है, लेकिन इन जनरल तमाम की तमाम वेव्स का जो मैकेनिज्म है वो क्या होता है, वो ऑलमोस्ट सिमिलर या सेम ही होता है। किस चीज़ का मैकेनिज्म, एनर्जी ट्रांसपोर्टेशन का। ठीक है, तो मेन यहाँ पे क्या हमने पढ़ा इस पूरे चैप्टर में कि वेव जो हैं वो एनर्जी कैरी करती हैं। फिर हमने मूव किया था टूवर्ड्स टाइप्स ऑफ वेव्स ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। हमने वेव्स को 4 मेन कैटेगरीज में डिवाइड किया था आपकी अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस। हमने पढ़ी थी मैकेनिकल वेव्स। मैकेनिकल वेव्स की एग्जांपल्स में मैंने आपको बताया था वाटर वेव्स,
साउंड वेव्स एंड सेस्मिक वेव्स। फिर हमने पढ़ी थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, उसमें हमने बहुत सारी, आज भी मैंने आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स करवाई हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में हमने कौन कौन सी पढ़ी थी? रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव, विजिबल लाइट, अल्ट्रा वायलेंट, एक्सरेज एंड गैमा रेज। उसके बाद थर्ड टाइप जो आई थी डेट इज क्वांटम वेव्स। क्वांटम में हमने कौन सी वेव्स एग्जाम्पल के तौर पे ली थी? मैटर वेव्स, यानी कि वो वेव जो कि इलेक्ट्रॉन या फोटॉन के साथ लिंक्ड होती हैं। और चौथी वेव्स की टाइप में हमने क्या पढ़ा था? सरफेस वेव्स, जिसमें ओशन वेव जो हैं वो ज़्यादा कॉमन थी। उसके बाद फिर हमने क्या पढ़ा था? मैंने आपको वेव्स बना के दिखाई, उसके करेक्टर, यानी कि हमने वेव लेंथ पढ़ा, एम्पलीट्यूड पढ़ा, डिस्टेंस पढ़ा, क्रस्ट, ट्रफ, ये तमाम के तमाम जो उसके डिफरेंट टाइप के करेक्टरिस्टिक्स थे वेव्स के, वो मैंने आपको पढ़ाए। उसके बाद बेटे हमने डिफरेंस देखा था लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसफर वेव्स में, ठीक है। ये सारे मैंने आपको दोनों बताई, इनकी एग्जांपल्स बताई, और फिर मैंने आपको लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसफर वेव्स के जो डिफरेंसेस थे बेटे वो भी मैंने आपको राइट करवाए। उसके बाद हमने एक नया फिनोमेना पढ़ा इसी चैप्टर में बेटे, डेट इज सुपरपोजिशन, ठीक है। सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स को हमने डिटेल से पढ़ा। उसके बाद हमने सुपरपोजिशन की एप्लीकेशंस देखी, इंटरफेरेंस और उसकी टाइप्स देखी। इंटरफेरेंस की दो टाइप थी, कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव, वो दोनों मैंने आपको डिटेल से पढ़ाई। एंड आफ्टर कंप्लीटिंग इंटरफेरेंस मैंने आपको कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में जो डिफरेंसेस होते हैं वो भी बेटे मैंने आपको राइट करवाए थे, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग आगे मूव किए और आफ्टर इंटरफेरेंस हमने नया अपना टॉपिक स्टार्ट किया था, डेट इज स्टेशनरी वेव्स एंड देयर फॉर्मेशन। स्टेशनरी वेव्स क्या होती हैं वो मैंने आपको बताया, वो किस तरह फॉर्म होती हैं वो हमने डिटेल से पढ़ा। उसके बाद बेटे मैंने आपको स्टेशनरी वेव्स में उनके भी डिफरेंसेस बेटे आपको सारे के सारे जो है स्टेशनरी वेव्स के और जो डिफरेंट टाइप की डिफरेंट दूसरी वेव्स हैं उनमें भी क्या डिफरेंस है वो भी सारे के सारे मैंने आपको लिखवाए। और हमने स्टेशनरी वेव्स को डिफरेंट टाइप के स्ट्रिंग्स में भी देखा कि अगर आपका जो स्ट्रिंग है वो स्ट्रेच हो तो उस केस में स्टेशनरी वेव्स कैसी प्रोड्यूस होंगी। फिर हमने कहा कि अगर एयर कॉलम हो तो वहाँ पे किस तरह की स्टैंडिंग वेव्स या स्टेशनरी वेव्स प्रोड्यूस होती हैं, उसके लिए भी हमने इक्वेशन ड्राइव की और उसको सारा का सारा हमने पढ़ा। फिर हमने एयर कॉलम में बेटे दो डिफरेंट केसेस लिए थे। हमने केस लिया था किसका? ऑर्गन पाइप का। एक वो केस लिया था जिसमें ऑर्गन पाइप का एक एंड ओपन होता है और दूसरा हमने वो लिया जिसमें उसका एक एंड जो है वो क्लोज होता है, ठीक है। वो भी हमने एप्लीकेशंस करके देखी स्टेशनरी वेव्स की। इन द एंड हमने क्या किया कि हमने डिफरेंट टाइप के एक्सपेरिमेंट्स किए, एक्सपेरिमेंटल डिमॉन्स्ट्रेशन की। हमने उसमें एग्जांपल ली किसकी? माइक्रोवेव की, वो भी मैंने आपको पढ़ाया, ठीक है। और फिर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने डिफ्रैक्शन को पढ़ा। डिफ्रैक्शन कंप्लीट करने के बाद मैंने आपको डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस में क्या डिफरेंसेस थे वो भी मैंने बेटे आपको राइट करवाए, ठीक है। आफ्टर कंप्लीटिंग डिफ्रैक्शन हम लोगों ने एक और बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक भी चैप्टर में पढ़ा, दैट इज बीट्स, ठीक है। बीट्स को अच्छी तरह से मैंने आपको एक्सप्लेन किया। उसके बाद हमने बीट्स की एप्लीकेशन की और तकरीबन हमारे जो चैप्टर का एंड था उसमें हमने फिर क्या पढ़ा? बीट के बाद हमने इंटेंसिटी पढ़ी, इंटेंसिटी ऑफ वेव, और इंटेंसिटी खत्म होने के बाद मैंने आपको इंटेंसिटी ऑफ वेव एंड इंटेंसिटी ऑफ साउंड के डिफरेंसेस भी बेटे राइट करवाए थे। उसके बाद हम अपने इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ आए थे, डेट इज डॉपलर इफेक्ट। मैंने आप लोगों को डॉपलर इफेक्ट एक्सप्लेन किया, अच्छी तरह से पढ़ाया। उसके दो केसेस जो आपके सिलेबस में दिए गए थे, केस नंबर 1 एंड केस नंबर 2 हमने पढ़ा। लेकिन मैंने आपको बताया था कि डॉपलर इफेक्ट के सिर्फ 2 ही केसेस नहीं हैं, डॉपलर इफेक्ट के टोटल तकरीबन 6 केसेस हैं। और वो कौन कौन से हैं मैंने आपको उनको एक टेबल ड्रॉ करके बेटे बताया था कि ये टेबल आपके MCQs में आ सकता है, इसको आपने अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। उसके बाद हमने क्या किया सॉरी बेटे, उसके बाद हमने डॉपलर इफेक्ट की एप्लीकेशंस की, ठीक है। उसकी एप्लीकेशंस में मैंने आज के लेक्चर में भी उसकी कुछ एप्लीकेशंस बेटे कंप्लीट करवाई हमने। उसकी एप्लीकेशंस काफ़ी सारी थी, तकरीबन ऑलमोस्ट हमने 6 एप्लीकेशन जो है वो डॉपलर इफेक्ट की देखी। इन द एंड हमने साउंड वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के डिफरेंसेस भी
बेटे नोट कर लिए। इन शॉर्ट ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट था। इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक्स थे, तकरीबन ऑलमोस्ट सारा चैप्टर ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं है जो चॉइस पर छोड़ा जाए। आपने हर चीज़ यहाँ पे अच्छी तरह से बेटे इसको समझना है। अगर किसी भी चीज़ में, किसी भी टॉपिक में आपको कोई भी प्रॉब्लम फील होता है तो फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन। इंशाल्लाह आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि आपके क्वेश्चंस का आंसर मैं दे सकूं। ठीक है, यहीं पे अपना आज का लेक्चर मैं ख़त्म करूंगी। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। कमिंग लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें और यहीं पे मुझे इजाज़त दें। ठीक है, इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होती है। टिल देन अल्लाह हाफिज़ फर्स्ट ईयर। टेक केयर बेटे, अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।